नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक स्टडी में। आज हम ब्याज का नव परंपरावादी सिद्धांत या जिसको हम ऋण योग्य कोष सिद्धांत भी कहते हैं, नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किया था, यानी ब्याज का जो परंपरावादी सिद्धांत को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो ब्याज का निर्धारण है वो केवल दो ही कंपोनेंट के द्वारा किया जाता था, यानी सेविंग जिसको कि परंपरावादियों ने मुद्रा की पूर्ति माना था, और मांग जो मुद्रा की थी वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती थी। तो जहाँ पर सेविंग और इंटरेस्ट एक दूसरे के बराबर होते थे, वहाँ पर जो है ब्याज की दर का निर्धारण होता था। लेकिन इसके उनके सिद्धांत के अंदर जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि उन्होंने जो है केवल जो बचत और निवेश था उसी को ही जो है मांग और पूर्ति माना था। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर जो है जो मुद्रा की मांग और पूर्ति है वो जो है अन्य कंपोनेंट के ऊपर भी निर्भर करती है। तो उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो है जो बैंक क्रेडिट होता है वो। तो नियो क्लासिकल जो थ्योरी है उसके अंदर उन्होंने जो बैंक शाख है उसको भी जो है अपने ब्याज के सिद्धांत के अंदर शामिल किया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो नियो क्लासिकल थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी के अंदर जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने का एक प्रयास किया गया। ये जो नव परंपरावादी या जो ऋण योग्य कोष सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्वीडन के अर्थशास्त्री विक्सेल ने किया था। तो ये जो शुरुआत की गई थी विक्सेल के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी इस सिद्धांत के विकास में अपना योगदान ओहलिन ने दिया, मिर्डल ने दिया, लिंडल ने दिया, रॉबर्टसन और वाइनर ने भी जो है अपना अपना योगदान दिया है। यह सिद्धांत जो है परंपरावादी सिद्धांत के अंदर जो कमियां थी उनमें से एक प्रकार का सुधार करता है। तभी इसको नव परंपरावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ ऋण योग्य कोष की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, यानी लोनेबल फंड डिमांड और लोनेबल फंड जो सप्लाई है वो जहाँ पर एक दूसरे के बराबर होंगे वहाँ पर जो है ब्याज की दर का निर्धारण होगा। तो ऐसे में यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण करने से पहले हमें ये देखना है कि ऋण योग्य कोष की मांग का क्या अर्थ है और ऋण योग्य कोष की पूर्ति है उसका क्या अर्थ है, दोनों के अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट शामिल रहते हैं। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पीटरसन के अनुसार ऋण योग्य कोष के अनुसार ब्याज वह कीमत है जो ऋण योग्य कोष की मांग और पूर्ति को संतुलित करती है। यानी सपोज कि ये अपने पास में ऋण योग्य कोष की डिमांड है और ऋण योग्य कोष की ये सप्लाई है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर होती है वो जो कीमत होती है वो जो है ब्याज कहलाती है। ब्याज की दर का निर्धारण वहाँ पर होगा जहाँ पर ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ऋण योग्य कोष की जो मांग है वो तीन उद्देश्यों से की जाती है या उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला निवेश मांग यानी इन्वेस्टमेंट डिमांड जिसको आई के द्वारा दिखाया गया है। दूसरा जो है उपभोग मांग यानी कंजप्शन डिमांड जिसको सी के द्वारा दिखाया गया है। और तीसरा संचय यानी होर्डिंग डिमांड जिसको एच के द्वारा दिखाया गया है। तो अगर आप कुल मांग की बात करें तो कुल मांग में क्या हो जाएगा, निवेश मांग प्लस उपभोग मांग प्लस संचय। तो अगर आप टोटल डिमांड को देखते हैं ऋण योग्य कोष की कुल मांग तो आई यानी इन्वेस्टमेंट प्लस सी यानी कंजप्शन प्लस एच यानी होर्डिंग। तो ये तो हो गया डिमांड वाला पार्ट को कंप्लीट हो गया। दूसरा ऋण योग्य कोष की जो पूर्ति है वो चार कंपोनेंट के ऊपर निर्भर करती है। पहला बचत यानी सेविंग जिसको एस के द्वारा दिखाया गया है। दूसरा बैंक शाख बैंक क्रेडिट जिसको बी के द्वारा दिखाया गया है। और तीसरा बचतों का असंचय यानी डिसऑर्डिंग ऑफ सेविंग या जिसको आप डी सेविंग भी कह सकते हैं, जिसको जो है डी एच के द्वारा दिखाया गया है। और नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश जिसको डी आई के द्वारा दिखाया गया है। तो कुल पूर्ति जो है वो इन चारों का जोड़ है, यानी सेविंग प्लस बैंक क्रेडिट प्लस डिसऑर्डिंग प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। तो जहाँ पर ये पार्ट और ये पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दर का निर्धारण
होगा, ऐसा जो है नवपरंपरावादी सिद्धांत का मानना है। अब ऋण योग्य कोष की मांग, ऋण योग्य कोष की मांग को अब आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऋण योग्य कोष की मांग जो होती है वो निवेश मांग, उपभोग मांग और संचय के लिए मांग, इन तीनों मांगों का जोड़ है। तो अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले निवेश मांग या इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, यह ऋण योग्य कोष की मांग का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। यह वह मांग है जो निवेशकों के द्वारा निवेश करने के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। तो निवेश जितनी भी मुद्रा की मांग होती है, उस मांग के अंदर सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट जो है इन्वेस्टमेंट डिमांड ही होती है। और ये जो इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है, इसका जो है ब्याज की दर के साथ में विपरीत संबंध होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि भी जो एक ब्याज की दर, कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पैसा उधार लेकर के आएगा। अब जब पैसा उधार लेकर के आएगा तो उसको जो उस पर कुछ प्रॉफिट भी होगा। अब अगर प्रॉफिट की तुलना के अंदर अगर ब्याज की दर ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट में कमी होगी। और अगर ब्याज की दर कम होती है, प्रॉफिट का लेवल वही रहता है, तो उस अवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा किया जाएगा। तो ऐसे में जब ब्याज की दर बढ़ती है तो निवेश के लिए मुद्रा की मांग कम हो जाती है, और अगर ब्याज की दर कम होती है तो निवेश के लिए मुद्रा की मांग जो है अधिक हो जाती है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इन दोनों के बीच में जो है इनवर्स रिलेशनशिप है। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो उसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है। तो ये सेम वही चीज़ है जो परंपरावादियों ने कही थी। तो यहाँ तक जो क्लासिकल थ्योरी और न्यो क्लासिकल थ्योरी है वो सेम है, लेकिन इसके बाद के जो कंपोनेंट ऐड किए जा रहे हैं वो जो है न्यो क्लासिकल थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी के ऊपर एक एज प्रदान करते हैं, या उसकी तुलना में इसको बेहतर बनाते हैं। तो अगर आप इसका डायग्राम बनाएं तो डायग्राम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में कैसा बनेगा, ये है। यानी इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में इस प्रकार से बनेगा कि अगर ब्याज की दर अधिक है तो इन्वेस्टमेंट जो कम किया जाएगा, और अगर ब्याज की दर कम है तो इन्वेस्टमेंट के लिए मुद्रा की मांग जो है वो ज़्यादा की जाएगी। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कंजप्शन डिमांड, उपभोग मांग। इसमें मुद्रा की वो मांग आती है जो उपभोक्ताओं द्वारा अपनी उपभोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। और ये जो कंजप्शन की जो मांग होती है इसका भी ब्याज की दर के साथ में विपरीत संबंध होता है। क्योंकि अगर लोगों को कम ब्याज की दर के ऊपर उधार मिलता है तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, उधार लेकर के अपने उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो ऐसे में उपभोग के लिए मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी। और अगर ब्याज की दर अधिक है तो इस अवस्था के अंदर जो उपभोग करता है वो जो है उधार लेकर के उपभोग करने की कोशिश कम करेंगे। क्योंकि जो वो उधार लेकर के उपभोग कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको जो ब्याज के रूप में काफ़ी अधिक राशि जो है वो ऋणदाता को देनी पड़ती है। तो इस अवस्था के अंदर वो जो उधार कम लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्याज की दर और जो कंजप्शन है उसके बीच में विपरीत संबंध जो है इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। सामान्यतः ब्याज की दर कम होने पर लोग जो उपभोग के लिए अधिक उधार लेते हैं, और अधिक ब्याज की दर के ऊपर जो है वो उधार कम लेते हैं। तो ब्याज की दर और उपभोग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो इसको भी हम जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सी इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंजप्शन। तो अगर आप इसका भी डायग्राम बनाएं, जैसे इधर अपन जो कंजप्शन ले लिया और इधर अपन ने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, तो इसका भी जो डिमांड जो उपभोग के लिए जो मांग वक्र है मुद्रा का वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मांग वक्र भी जो इसी प्रकार का था, और कंजप्शन के लिए भी मांग वक्र जो वो इसी प्रकार का है। तो दोनों ये दिखाते हैं कि उपभोग के लिए मुद्रा की मांग और कंजप्शन के लिए मुद्रा की मांग जो ब्याज की दर के साथ में विपरीत संबंध रखती है। नेक्स्ट इसके बाद में है संचय या होर्डिंग जिसको आप बोलते हैं। संचय क्या होता है वो देखिएगा कि कोई भी जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास में जो है कुछ मुद्रा नगद रूप में रहे। तो मुद्रा की वह मांग जो एक व्यक्ति द्वारा धन अपने पास नगद रूप में रखने के लिए की जाती है, तो इसको हम जो है वो संचय या होर्डिंग कहते हैं। अब होर्डिंग और जो संचय होता है इसका ब्याज की दर के साथ में विपरीत संबंध होता है कि अगर एक व्यक्ति को ब्याज की दर अधिक देनी पड़ रही है तो ऐसे में एक व्यक्ति जो है अपने पास नगद रूप में मुद्रा रखने के लिए मांग कम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास में जो पैसा है वो नगद ही तो उसे रखना है।
उस पैसे को उसे जो प्रेजेंट में यूज नहीं करना, यूज के उद्देश्य से नहीं होता ये केवल अपनी पैसा पास रखने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। तो ऐसे में अगर ब्याज की दर अधिक पे की जा रही है तो ऐसे में ये जो होल्डिंग है ये कम होगी, क्योंकि पैसा निष्क्रिय रूप से अपने पास रखने के लिए ब्याज काफ़ी अधिक चुकाना पड़ेगा। और अगर ब्याज की दर में कमी होती है तो ऐसे में होल्डिंग के लिए जो मुद्रा की मांग है वो बढ़ जाएगी, कि अगर ब्याज की दर कम है तो ऐसे में एक व्यक्ति जो उधार लेकर के भी जो है अपने पास जो नगद पैसा रखना पसंद करेगा, क्योंकि जितना वो ब्याज दे रहा है उसके बदले में उसको जो उस मुद्रा को रखने से संतुष्टि प्राप्त हो रही है वो संतुष्टि का लेवल ज़्यादा होता है। इसीलिए एक व्यक्ति जो होता है वो ब्याज की कम दर के ऊपर होल्डिंग या संचय ज़्यादा करेगा, और अगर ब्याज की दर जो अधिक है तो उस अवस्था के अंदर जो होल्डिंग या संचय वो कम करेगा। इसके बाद है ऋण योग्य कोष की पूर्ति। तो अभी तक हमने जो मांग की थी ऋण योग्य कोष की, एक बार आप थोड़ा पीछे चलते हैं। ऋण योग्य कोष की हमने जो मांग की थी वो थी आई यानी इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड, कंजप्शन के लिए डिमांड और होल्डिंग के लिए डिमांड। तो ऐसे में अगर आप इन तीनों को इकट्ठा करते हैं तो तीनों का ही संबंध जो वो ब्याज की दर के साथ में विपरीत संबंध है। ये हो गया अपने पास में इन्वेस्टमेंट, ये हो गया अपने पास में कंजप्शन और ये हो गया अपने पास में होल्डिंग। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में जो लोनेबल फंड है उसकी जो डिमांड है वो जो है कुछ इस प्रकार से इसका डिमांड करव आएगा, यानी ये ब्याज की दर के साथ में जो इसका विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ऐसे में जब आप संतुलित ब्याज की दर का निर्धारण करेंगे तो इन तीनों को जोड़ करके हम जो है कुल मांग का डायग्राम निकालेंगे और उसी के आधार पर जो आगे ब्याज की दर का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद है ऋण योग्य कोष की पूर्ति। पूर्ति का मतलब क्या होता है कि मुद्रा का वह भाग जो अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की विभिन्न दरों के ऊपर जो है उधार देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको अपन जो है ऋण योग्य कोष की पूर्ति कहते हैं। तो इसके अंदर जो है मुद्रा की वह मात्रा शामिल होती है जो ब्याज की दर पर उधार देने के लिए लोग तैयार होते हैं, और मुद्रा की जो यह मात्रा है वो बचत पर निर्भर करती है, वो बैंक साख पर निर्भर करती है, वो विनिवेश पर निर्भर करती है और वो बचतों के असंचय की मात्रा पर निर्भर करती है। तो अब हम जो है इन चारों को देखेंगे कि किस किस प्रकार से जो है इन चारों का जो संबंध है वो मुद्रा की पूर्ति के साथ में है और चारों का संबंध जो है ब्याज की दर के साथ में है। तो सबसे पहले बचत या सेविंग। बचत क्या होती है? एक व्यक्ति की इनकम होती है। सपोज एक व्यक्ति की इनकम 100 रुपये है, इस इनकम में से कुछ भाग वो कंज्यूम कर लेता है कि 70 रुपये उसने कंज्यूम कर लिए, उसके पास में कितना बच गया कंजप्शन के बाद में? 30 रुपये बच गए। तो एक व्यक्ति की आय का वह भाग जो एक व्यक्ति द्वारा खर्च कर अपने उपभोग पर खर्च करने के बाद भी शेष रह जाता है उसको हम जो बचत कहते हैं। तो बचत आय का वह भाग है जो खर्च नहीं किया जाता। यह बचत घरेलू क्षेत्र द्वारा की जाती है, उत्पादक क्षेत्र के द्वारा की जाती है और सरकारी क्षेत्र के द्वारा भी की जाती है। यानी इस सेविंग के अंदर हम जो सभी प्रकार की बचतों को शामिल करेंगे। बचत जो है वो आय के ऊपर भी निर्भर करती है और ब्याज की दर पर भी निर्भर करती है, लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर जो है इस सिद्धांत के अंदर जो आय को स्थिर माना गया है, जो राष्ट्रीय आय है उसको जो स्थिर माना गया है। तो ऐसे में बचत जो होती है वो राष्ट्रीय आय के स्थिर रहने पर केवल और केवल ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अब ऐसे में अगर ब्याज की दर अधिक है तो जो व्यक्ति है वो अपने इस कंजप्शन वाले हिस्से को कम करेगा और इस बचत वाले हिस्से को बढ़ाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि ब्याज की दर अधिक है तो मैं जो है ज़्यादा पैसा उधार दे करके अधिक ब्याज प्राप्त करूं। तो ऐसी अवस्था के अंदर जब ब्याज की दर अधिक है तो ज़्यादा आय प्राप्त करने के लिए घरेलू क्षेत्र जो होता है उपभोग कम करता है और जो उधार देने के लिए या बचत की जो पूर्ति है वो बढ़ा देगा। और जब बचत की पूर्ति बढ़ेगी तो उसके कारण जो है ऋण योग्य जो बचत है, ऋण योग्य जो पूर्ति है वो जो है ज़्यादा होगी। और इसका उल्टा भी होता है कि अगर ब्याज की दर कम है तो जो बचत करने वाला व्यक्ति है बचत कम करेगा, बल्कि बचत की बजाय अपने कंजप्शन के लेवल को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो अधिक ब्याज की दर के ऊपर उधार जो वो ज़्यादा जो फर्में जो होती है या जो व्यक्ति होते हैं वो अधिक बचत करके जो वित्त की पूर्ति बढ़ा देते हैं ताकि उन्हें जो है कम ब्याज का भुगतान करना पड़े। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्याज की दर और बचत के बीच में धनात्मक संबंध होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर इनकम कांस्टेंट है तो ऐसे में सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट
और ऐसे में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो लोग जो बचत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बचत करके वो उधार देंगे और उधार दे करके वो जो है ब्याज प्राप्त करना चाहेंगे। इसके विपरीत अगर ब्याज की दर में कमी होती है तो लोगों को जो है ब्याज कम मिलेगा तो वो बचत कम करेंगे और इसके कारण जो है मुद्रा की जो पूर्ति है उसमें भी कमी होती है। इसके बाद है बैंक साख, बैंक क्रेडिट। ये जो है परंपरावादी जो सिद्धांत था उसमें शामिल नहीं था, लेकिन नियो क्लासिकल ने जो है बैंक साख को भी शामिल किया, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट का निर्माण करते हुए जो है अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति को या ऋण योग्य जो मुद्रा की पूर्ति है उसको बढ़ाते हैं। तो बैंकों द्वारा जो उधार दिया जाता है उसे जो साख कहते हैं। जब ब्याज की दर अधिक होती है तो उस अवस्था के अंदर बैंक भी क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूट है, वो भी लाभ कमाना चाहते हैं। तो इस अवस्था के अंदर जब ब्याज की दर ज़्यादा है तो बैंक भी अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ज़्यादा उधार देते हैं, क्योंकि बैंकों को पता है कि भी जितना ज़्यादा उनको ब्याज मिलेगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए बैंक जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उधार देना पसंद करते हैं जब ब्याज की दर अधिक हो जाती है। और यदि ब्याज की दर कम होती है तो बैंक जो होता है साख की पूर्ति को भी कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ब्याज जो होता है उसकी दर और बैंक की जो साख पूर्ति होती है उसके अंदर सीधा संबंध होता है। तो बचत के साथ में अगर देखा जाए तो ये संबंध था, और ऐसे में ब्याज की दर और बचत के बीच में धनात्मक संबंध था कि ब्याज की दर अगर बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी। इसी प्रकार से जो बैंक क्रेडिट है उसके साथ में भी धनात्मक संबंध है कि अगर ब्याज की दर अधिक होगी तो बैंक उधार ज़्यादा देंगे, पूर्ति बढ़ेगी, और अगर ब्याज की दर कम है तो बैंक उधार कम देंगे, पूर्ति है वो कम होगी। इसके बाद है बचतों का असंचय या डिसऑर्डरिंग। ये क्या होता है वो देखिएगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है उसकी इनकम जो वो 100 रुपये है, और जब एक व्यक्ति अपनी इस इनकम है जो उसने पहले वाली बचत कर रखी थी अगर उसको भी वो और ज़्यादा बाजार के अंदर उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। मान लीजिए व्यक्ति ने पहले जो 100 रुपये दे रखे थे, तो ऐसे में एक व्यक्ति की जो प्रेजेंट इनकम होती है अगर एक व्यक्ति उससे भी ज़्यादा पूर्ति करता है तो वो कैसे करेगा, वो पिछली बचतों में से करेगा, पीछे उसने जो बचतें कर रखे उन बचतों को बाहर निकालेगा। तो जब ज़्यादा ब्याज की दर होगी तो एक व्यक्ति अपनी पिछली बचतों में से भी जो है मुद्रा उधार देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको अब आप देखते हैं कि असंचय से अभिप्राय बचतों को उधार देने से है। जब ब्याज की दर ज़्यादा होती है तो लोग अपनी बचतों को अधिक मात्रा में उधार देते हैं ताकि ब्याज के रूप में जो है अधिक आय मिल सके, और इससे असंचय बढ़ता है। असंचय का मतलब जो बचतें थी हमारे पास में पहले आपने कम कर रखी थी, असंचय बढ़ने का मतलब बचत कम हो रही है। तो जब बचत कम होगी तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो बचतें पहले पड़ी थी वो जो है मुद्रा की पूर्ति के रूप में बाजार में उधार देने के लिए आ जाती है। और जब असंचय बढ़ता है तो उसके कारण मुद्रा की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। तो ब्याज की दर अगर कम होगी तो लोग जो है असंचय कम करेंगे, और असंचय कम करेंगे तो उससे मुद्रा की पूर्ति के अंदर कमी होगी। तो हमारी जो डिसऑर्डरिंग वाला पार्ट है वो भी कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अगर ब्याज की दर बढ़ेगी तो उसके कारण जो है डिसऑर्डरिंग है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है डिसऑर्डरिंग ऑफ जो है सेविंग है। तो ये जो डायग्राम है ये भी वैसा ही डायग्राम है जैसा हमने सेविंग वाला बनाया था। तो इस प्रकार से सेविंग और इन्वेस्टमेंट के सेविंग और जो ब्याज की दर थी उसके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो डिसऑर्डरिंग ऑफ सेविंग है उसके और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में भी धनात्मक संबंध है। आगे अनिवेश या विनिवेश जिसको बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि उत्पादन के दौरान जो गिरावट होती है उसको फिर से ठीक करवाने के लिए निवेश नहीं किया जाता, अर्थात पुनर्स्थापन निवेश नहीं किया जाता। जब ब्याज अधिक मिलता है, जैसे मान लीजिए कि भी एक व्यक्ति है उसने जो है एक मशीन खराब हो गई, उस मशीन की लागत सोचिए वो 100 करोड़ रुपए थी। अब अगर ये व्यक्ति 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करता है तो उसको जो है मान लीजिए कि एक महीने के अंदर 5 जो लाख है 5 लाख रुपए का लाभ होता है, और ब्याज की दर इतनी ज़्यादा है कि अगर वो इस 100 करोड़ रुपए को उधार देता है तो उसके कारण उसको जो है 7 लाख का ब्याज प्राप्त होता है।
तो ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, यहाँ पर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट करने की बजाय उसको उधार देना पसंद करेगा। तो इस अवस्था के अंदर जब ब्याज की दर अधिक होती है तो उत्पादक जो है पुनर्स्थापन निवेश के स्थान के ऊपर उधार दे करके लाभ कमाना पसंद करते हैं, तो उसके कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से अगर ब्याज की दर कम होती है तो ब्याज की दर के कम होने के ऊपर जो है एक व्यक्ति जो है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट अधिक करेगा, तो इसका मतलब ब्याज जो मुद्रा की पूर्ति है उसके अंदर कमी आएगी। तो ब्याज की दर और डिसइन्वेस्टमेंट के बीच में जो है धनात्मक संबंध होता है। ब्याज की दर बढ़ेगी तो डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ब्याज की दर कम होगी तो डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर कमी आएगी। अब आगे ब्याज की दर का निर्धारण। जो न्यू क्लासिकल थ्योरी या लोनेबल फंड थ्योरी है उसके अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण जो उस बिंदु पर होता है जहां पर ऋण योग्य कोष की मांग ऋण योग्य कोष की पूर्ति के बराबर होती है। तो ये क्या है, ऋण योग्य कोष की मांग है, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन और होल्डिंग, और ये क्या है, सप्लाई है यानी सेविंग है, बैंक क्रेडिट है, डिसहोल्डिंग है, डिसइन्वेस्टमेंट है। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे वहां पर जो है ब्याज की दर का निर्धारण होगा। तो अब आप इन दोनों के डायग्राम देखते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, होल्डिंग है जो कि ब्याज की दर के साथ में नेगेटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद दूसरा जो कंजप्शन का कर्व है और तीसरा जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का कर्व है। तो तीनों का जो ब्याज की दर के साथ में जो है कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे पास में ये जो है को ये आ जाता है ऋण योग्य जो मुद्रा है उसकी मांग, या ऋण योग्य जो कोष है उसकी मांग, तीनों को जोड़ करके। अब पूर्ति के हमें पता है कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो वो बैंक क्रेडिट है और उसके बाद में सेविंग है, ये डिसइन्वेस्टमेंट है और ये डिसहोल्डिंग है। और इन चारों का जो संबंध होता है वो ब्याज की दर के साथ में धनात्मक संबंध होता है जो कि चारों ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। तो अगर आप चारों को जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास में जो है कुल मुद्रा की पूर्ति आ जाएगी। तो जहाँ पर ये मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगे वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो ब्याज की दर का निर्धारण होगा। अब यहाँ पर जो है ये जो है संतुलित ब्याज की दर है, ये कौन सी है, संतुलित ब्याज की दर है। तो इसको आप आगे देखते हैं कि मांग और पूर्ति के द्वारा किस प्रकार से इस ब्याज की दर का निर्धारण किया जाता है। और हाँ, ये जो ON दे रखा है ये नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर जो लिया गया है कि वास्तविक जो दर है वो दर जो होती है बचत और निवेश के द्वारा निर्धारित होती है, कि जिस बिंदु के ऊपर बचत और निवेश है बराबर होते हैं वहाँ पर जो ये ब्याज की दर का निर्धारण होता है। और ये संतुलित ब्याज की दर या जो बाजार ब्याज दर है उसका निर्धारण होता है। अब देखिएगा यहाँ पर OX अक्ष के ऊपर हमने क्वांटिटी ऑफ लोनेबल फंड एंड इन्वेस्टमेंट लिया है और OY अक्ष के ऊपर हमने जो है ब्याज की दर ली है। और यहाँ पर ये जो हमारे पास में है ये जो है लोनेबल फंड की जो मांग है या ऋण योग्य कोष की जो मांग है उसका वक्र दिया गया है। ऋण योग्य कोष की मांग किस किस का जोड़ होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन प्लस होल्डिंग। तो इन तीनों का अगर आप जोड़ करते हैं, जो पीछे अपन तीनों का अलग अलग बनाया था तो यहाँ पर हमने जो इकट्ठा उनका मांग लिया है तीनों का जोड़ करके, तो ये हमारे पास में करवाता है। और ये लोनेबल फंड की जो है सप्लाई है, सप्लाई जो है किस किस चीज़ का जोड़ होती है, ये सेविंग प्लस बैंक क्रेडिट प्लस डिसऑर्डिंग प्लस में डिसइन्वेस्टमेंट। तो चारों का अगर आप जोड़ करते हैं तो ये हमारे पास में जो है रेखा आती है। तो ये जो मुद्रा की जो ऋण योग्य मुद्रा की मांग और ऋण योग्य जो मुद्रा की पूर्ति है वो दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर कट करते हैं। और ई बिंदु के ऊपर अगर कट करते हैं तो यहाँ पर जो OR0 जो ब्याज की दर का निर्धारण होता है और OQ जो है मुद्रा की मांग और पूर्ति का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से ये जो है हमारे पास में बाजार ब्याज दर या संतुलित ब्याज की दर है। तो जिसका निर्धारण जो है ऋण योग्य कोष की मांग, ये जो ब्लू लाइन है, और ऋण योग्य कोष की पूर्ति जो कि अपने पास में ऑरेंज लाइन है, दोनों की समानता के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब इसके बाद में इस की व्याख्या हमने जो कर ली थी, लेकिन एक बार आप दोबारा इसको देख लेते हैं कि इस रेखा चित्र के अंदर OX अक्ष के ऊपर ऋण योग्य कोष की मात्रा ली गई है और OY के ऊपर जो है ब्याज की दर ली गई है। डी वक्र जो है वो ऋण योग्य कोष की मांग को दिखाता है। मांग का मतलब जो कि तीनों का जोड़ है, निवेश के लिए मांग, उपभोग के लिए मांग और संचय के लिए मांग। अब ब्याज की दर जो है ऋण योग्य कोष की मांग के साथ में ऋणात्मक संबंध रखता है जो कि यहाँ पर हमने देख लिया। और एस जो पूर्ति वक्र है वो ऋण योग्य कोष का पूर्ति वक्र है।
जो कि चारों का जोड़ है। कौन कौन सी? बचत, बैंक साख, बचतों का संचय और विनिवेश। अब ब्याज की दर जो होती है वो कोष की पूर्ति के साथ में धनात्मक संबंध रखती है, जो कि ब्याज की जो पूर्ति वक्र है वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जो यही दिखाता है। और ये मांग और पूर्ति जो है ऋण योग्य कोष की दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, और जहां पर ये कट करते हैं वहां पर जो है OR0 ब्याज की दर का निर्धारण होता है। अब इसके बाद आलोचनाएं। हालांकि ऋण योग्य कोष जो सिद्धांत है उसने ब्याज के परंपरावादी सिद्धांत की कमियों को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसकी जो है आलोचना की जाती है। आलोचना किस आधार पर की जाती है उसको आप देखते हैं। पहला है पूर्ण रोजगार। केन्स ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि इस सिद्धांत के अंदर यह माना गया है कि अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार है। अब पूर्ण रोजगार जो होता है वो एक वास्तविक स्थिति नहीं है, इस वजह से जो ये सिद्धांत अपने आप में वास्तविक नहीं है। तो पहली इसकी जो पूर्ण रोजगार की मान्यता है वो गलत मान्यता है, इसी वजह से इसकी जो है आलोचना की जाती है। दूसरा है अनिर्धारणीय है। इस सिद्धांत में ब्याज की दर का निर्धारण जो ऋण योग्य कोष के द्वारा किया जाता है। अब ऋण योग्य कोष जो होता है वो आय तथा निवेश के ऊपर निर्भर करता है। अब निवेश का स्तर जो है ब्याज की दर पर निर्भर करता है। तो जब तक हमें आय तथा निवेश का पता नहीं होगा तब तक आप ऋण योग्य कोष का पता नहीं लगा सकते। अब निवेश का हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमारे पास में ब्याज दर नहीं है, और तब तक आय का भी पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक हमें ब्याज की दर का पता नहीं हो तब तक हमें निवेश का पता नहीं होगा, जब तक हमें निवेश का पता नहीं होगा तब तक हम आय का पता नहीं लगा सकते, और जब तक हमें आय का पता नहीं है तब तक हम जो ब्याज की दर का भी पता नहीं लगा सकते। और इस प्रकार से जब ब्याज की दर का ही हमें नहीं पता है तो आय का निर्धारण भी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत जो है अनिर्धारणीय है, क्योंकि ऋण योग्य जो कोष है वो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, आय तथा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करता है। तो ब्याज की दर का जब तक निर्धारण नहीं होगा तब तक हम निवेश का निर्धारण नहीं कर सकते, और निवेश का निर्धारण जब तक नहीं होगा तब तक हम आय का निर्धारण नहीं कर सकते, और आय का निर्धारण तब तक नहीं होगा जब तक आप कोष का निर्धारण नहीं करेंगे, और अगर हमें कोष का नहीं पता है तो फिर आप ब्याज की दर का निर्धारण भी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है एक ऐसा सर्कल बन जाता है जिसके अंदर ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस प्रकार से जो है ब्याज की दर का निर्धारण होगा। आगे अव्यावहारिक। इस सिद्धांत में निवेश को ब्याज की दर का फलन माना गया है, लेकिन वास्तव में ब्याज की दर के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर जो MEC का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत जो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मान लीजिए ब्याज की दर जो 10% है और दूसरी अवस्था के अंदर ब्याज की दर जो वो 5% है, तो इस सिद्धांत के अनुसार इस अवस्था के अंदर निवेश ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आगे आप जो MEC को देखते हैं, पहली अवस्था के अंदर MEC 15% है, दूसरी अवस्था के अंदर जो MEC है वो 3% है। तो इस अवस्था के अंदर MEC का मतलब लाभ की दर, कि जब एक व्यक्ति 5% ब्याज की दर पर उधार उसको मिल रहा है तो उस अवस्था के अंदर उसको 3% ही प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब उसको लॉस होगा, क्योंकि वो 5% ब्याज की दर का भुगतान करके 3% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो 2% का उसको लॉस होगा। दूसरी अवस्था में जब ब्याज की दर जो 10% है तो भी एक व्यक्ति निवेश अधिक करेगा, क्योंकि इस अवस्था के अंदर उसको 15% का जो प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में ब्याज की दर एकमात्र जो है वो निवेश को निर्धारित नहीं करती, बल्कि MEC यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, वो भी जो है ब्याज की दर को निवेश को निर्धारित करने वाला मुख्य तत्व है। इसके बाद है मौद्रिक और वास्तविक तत्वों का मिश्रण। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि इस सिद्धांत में मौद्रिक तत्व यानी मुद्रा की जो मांग और पूर्ति है उनको भी शामिल किया, और वास्तविक तत्व यानी बचत है, निवेश है, उसको भी उन्होंने शामिल किया है। तो इस अवस्था के अंदर ये जो है मौद्रिक और वास्तविक तत्व जो दोनों एक साथ मिलकर के ब्याज का निर्धारण करते हैं, तो ये सिद्धांत जो है वो सही नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों तत्व होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम जो मौद्रिक तत्वों के साथ वास्तविक तत्वों को शामिल नहीं कर सकते, और वास्तविक तत्वों के साथ में मौद्रिक तत्वों को शामिल नहीं कर सकते। इसके बाद है स्थिर राष्ट्रीय आय। इस सिद्धांत के अंदर राष्ट्रीय आय को स्थिर माना गया है, तो ये भी इसकी एक जो गलत मान्यता है, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन आता है वैसे वैसे जो है राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन आता है। तो इसके कारण से जो है यहाँ पर ये सिद्धांत जो है वो उसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है संचय की गलत धारणा,
केन्ज ने इस सिद्धांत की इस कारण से भी आलोचना की है कि इस सिद्धांत के अंदर धन संचय को परिवर्तनशील माना गया है, कि यानी ब्याज की दर में परिवर्तन होने पर धन संचय में भी परिवर्तन होगा, किंतु वास्तव में एक अर्थव्यवस्था के अंदर कुल मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने के कारण धन संचय भी स्थिर रहता है। जैसे मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था के अंदर 100 करोड़ रुपए की सेविंग हो रही है, तो ये कह रहा है कि जब तक कुल 1000 करोड़ रुपए कुल मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था के अंदर सेविंग जो वो 100 करोड़ की है, तो केन्स कहता है कि जब तक ये मात्रा चेंज नहीं होगी तब तक ये मात्रा भी चेंज नहीं होगी। हो सकता है कि इसका जो है वो मालिकाना हक बदल जाए, पहले ये जो है ए के पास में थी, अब हो सकता है कि ये बी के पास में चली जाए, तो इस अवस्था के अंदर जो है ये टोटल सेम रहेगा, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास में जा सकता है लेकिन कुल संचय जो समान रहता है। तो केन्ज की जो ये आलोचना है वो सही नहीं लगती। हालांकि केन्ज ने इसकी आलोचना की है, वो सही इसलिए नहीं लगती कि हालांकि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की जो मात्रा है वो तो स्थिर है, लेकिन अगर मुद्रा की चलन गति में परिवर्तन आता है तो उसकी अवस्था के अंदर मुद्रा की जो मात्रा उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो इसके कारण जो है धन संचय में परिवर्तन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो कुल मुद्रा की मात्रा होती है वो जो होती है मुद्रा की मात्रा और उसके जब अपन वेलोसिटी से गुणा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 100 करोड़ है, वेलोसिटी 10 है, तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो 1000 करोड़ रुपए की मुद्रा है। अब ये मात्रा स्थिर रहती है, अगर यहाँ पर ये बढ़ करके 16% हो जाती है तो यहाँ पर जो मुद्रा की मात्रा 1600 हो जाएगी, 16 गुना होने पर। तो इस प्रकार से वेलोसिटी जो होती है वो भी जो मुद्रा की मात्रा को मुद्रा की जो पूर्ति या मात्रा उसको प्रभावित करती है। तो इस वजह से केन्स की आलोचना ठीक नहीं लगती। वास्तव में मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होता रहता है और उसकी वजह से जो है संचय में भी परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट इसके बाद है आय पर निवेश के प्रभाव की अवहेलना। इन्होंने ये तो माना कि ब्याज की दर अधिक होने पर बचत कम होगी, बचत बढ़ेगी, लेकिन इसके पीछे कारण की व्याख्या नहीं कर पाए। ये जो है निवेश पर जो है आय के प्रभाव को बचत जो कम होगी, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है उसकी व्याख्या इन्होंने नहीं की ढंग से। ये निवेश पर जो आय के प्रभाव होता है ये मानते हैं जब ब्याज की दर अधिक होती है तो उस अवस्था के अंदर जो वो लोग क्या करते हैं कि निवेश में कमी करेंगे, क्योंकि जब ब्याज की दर बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर कमी आएगी, और जब इन्वेस्टमेंट के अंदर कमी आएगी तो उसके कारण जो है इनकम में भी कमी आएगी, और जब इनकम कम होगी तो उसके कारण जो बचतें कम होती है। तो इस अवस्था के अंदर जब ब्याज की दर अधिक होती है तो ब्याज की दर के अधिक होने पर बचत के कम होने का कारण जो है वो ब्याज की दर के ऊपर इन्वेस्टमेंट का पड़ने वाला आय के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट का पड़ने वाला प्रभाव है। तो डायरेक्टली जो ब्याज की दर होती है वो सेविंग के साथ में संबंधित नहीं है, बल्कि इनका जो है विपरीत जो इनका संबंध जो इनडायरेक्टली जो वो इन्वेस्टमेंट और इनकम के माध्यम से होता है। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।